अपने आसपास की जो लड़कियां अपने समाज में वो देख रही थी, उनके जीवन को वो वेस्टेड लाइफ की तरह देखती थी। धर्म को उसके केंद्र में नहीं देखती थी। धर्म और नेशनलिज्म उनके लिए दो अलग चीजें थी। हम किस धर्म का पालन करते हैं, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, ये उनका अलग सवाल था। ये शायद मर्दाना राष्ट्रवाद और रमाबाई की जिस तरह से राष्ट्रवाद की अवधारणा थी, उसमें बहुत बड़ा फर्क था। देख रही थी कि कैसे धार्मिक जो पाखंड हैं, हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, वो किस तरह से स्त्री के जीवन को नारकीय जीवन बनाए हुए हैं। नमस्कार, टीसीएस के नए शो आज़ादी की पाठशाला में आज हम बात कर रहे हैं सुजाता जी की किताब जो राजकमल प्रकाशन से आई है, विकल विद्रोही पंडिता रमाबाई पे। सुजाता जी, इस किताब से मेरा पहला सवाल ये है कि पंडिता रमाबाई अक्सर हमारे संदर्भों का हिस्सा नहीं बन पाती है, हमारी बातचीत के संदर्भों में वो नहीं आती हैं। इसका क्या कारण है और आपने इस किताब को लिखने के लिए पंडिता रमाबाई का ही चयन क्यों किया? बहुत शुक्रिया इस साक्षात्कार में मुझे बुलाने के लिए और इस किताब पे बात करने के लिए। मैं खुद मानती हूँ कि मेरी जीवन की ये एक ज़रूरी किताब है जिसे मैं करना चाहती थी। और पंडिता रमाबाई की मैं प्रशंसा ही करना चाहूँगी इस अर्थ में कि उन्होंने स्त्रियों के जीवन को, अपने आसपास की जो लड़कियाँ अपने समाज में वो देख रही थी, उनके जीवन को वो वेस्टेड लाइफ की तरह देखती थी और दुखी रहती थी, परेशान होती थी ये देखकर कि कैसे उनका जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, कैसे उनका जीवन बर्बाद किया जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी चिंता थी कि ये शिक्षित हों और न केवल अपने काम आए बल्कि समाज के काम आए, देश के काम आए। और ये मज़ेदार चीज़ है, हमको समझनी होगी कि ये शायद मर्दाना राष्ट्रवाद और रमाबाई की जिस तरह से राष्ट्रवाद की अवधारणा थी, उसमें बहुत बड़ा फर्क था कि वो धर्म को इसके केंद्र में नहीं देखती थी। धर्म और नेशनलिज्म उनके लिए दो अलग चीज़ें थीं। हम किस धर्म का पालन करते हैं, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, ये उनका अलग सवाल था। और राष्ट्र उनके लिए एक अलग सवाल था। और ये उनकी चिंता लगातार थी कि राष्ट्र के लिए और देश के लिए औरतें क्या कर पा रही हैं। औरतें क्यों भाग नहीं ले पा रही हैं? इसलिए क्योंकि एक तो वो खुद किसी लायक नहीं है, शिक्षित नहीं है, अवेयर नहीं है, रोजगार उनके पास नहीं है, आत्मनिर्भर वो नहीं है। धर्म, खासतौर से हिंदू धर्म का जिस तरह से उन्होंने आलोचना लगातार की, वो देख रही थी कि कैसे धार्मिक जो पाखंड हैं, हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, वो किस तरह से स्त्री के जीवन को नारकीय जीवन बनाए हुए हैं। इन तमाम चीज़ों की वो आलोचना करती थी और चाहती थी कि राष्ट्र की एक ऐसी संकल्पना निर्मित हो, एक ऐसा राष्ट्र निर्मित हो जहाँ सबके लिए बराबरी हो, सम्मान हो और अलग अलग खांचों में बटी हुई दुनिया नहीं हो। तो ये उनकी राष्ट्र की अपनी एक संकल्पना थी। एक समाजवादी एक दुनिया हो, एक ऐसा देश हो जिसमें सबके पास बराबर के हक हों और कोई भी ऐसा गर्हित जीवन न जिए जैसा बाल विधवाओं को जीना पड़ रहा था। कम रिकॉग्निशन मिले उसको। ये तमाम बातें अपने समय से बहुत आगे की बातें थीं। ये ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने मुझे पंडिता रमाबाई के व्यक्तित्व की ओर खींचा और मुझे लगा कि आज के समय में अपने इतिहास में से निकालकर ऐसी नायिका को सामने प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है, जो ऐसी बातें कर रही हैं, जो मनुस्मृति की लगातार आलोचना कर रही थी, जो ब्राह्मणवाद की मुखालफत बहुत खुले आम कर रही थी। तो ये विद्रोही चरित्र मेरे सामने पंडिता रमाबाई का था और मुझे लगा कि ये शायद मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको कम से कम हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोगों के बीच में लेकर आऊं। पंडित रमाबाई जब अपने समय में सुधारवादी आंदोलन चला रही थी, महिलाओं के सवालों पर बहुत मुखर होकर बोल रही थी, उस दौर में कई महिलाएं भी थीं जो महिलाओं के सवाल को लेकर मुखर थीं। पंडिता रमाबाई के उन महिलाओं के साथ संबंध किस तरह के थे? वो एक दूसरे की आलोचना करती थीं, वो एक दूसरे के सवालों से सहमत होती थीं। तो इस सवाल को आप कैसे देखती हैं कि उस समय के बाकी जो नारीवादी महिलाएं थीं उनके साथ पंडिता रमाबाई का इंटरेक्शन किस तरह का था? ऐसा कभी भी किसी दौर में नहीं हुआ। जब भी कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ भी, तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी की सारी स्त्रियां जो थीं उस फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ रहीं, क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक है और स्त्रियों का प्रशिक्षण भी एक कन्फॉर्मिस्ट के तौर पर ही होता है, पेट्रियार्कल प्रशिक्षण ही होता है। तो
वो भी बहुत खुलकर कभी इसके साथ आती नहीं इस आंदोलन के साथ, और अक्सर विरोध में भी रहती हैं। तो उस समय पर भी बहुत सारी स्त्रियां थीं जो रही होंगी इसके विरोध में, लेकिन जो समाज सुधार के इस फील्ड में सामने आई, उन औरतों के बीच के जो संवाद के जो क्षेत्र बनते थे, वो मैंने अक्सर देखा कि एक दूसरे की सपोर्ट के लिए बनते थे। जैसे रखमाबाई का जो मुकदमा हम सुनते हैं, कंसेंट का जो पहला मुकदमा भारत का कहा जा सकता है, रखमाबाई ने खुलेआम कोर्ट में ये कहा कि मैं उस पति के साथ नहीं जाऊंगी जिससे मेरी मर्जी से के खिलाफ शादी हुई है। मैं बच्ची थी और मुझे नहीं मालूम था कि हाँ या ना करना मेरा हक है या मैं कह सकती हूँ। तो ये कंसेंट के मुद्दे पर जब वो कोर्ट तक घसीटी गई उनके पति के द्वारा, तो रमाबाई तब अमेरिका में थी और वहाँ से वो अखबारों में, पत्रों में ये लगातार लिख रही थी कि रखमाबाई के साथ खड़े होना हम सबकी जिम्मेदारी है और जो भी ठीक ठाक समझदार इंसान है उसको ये करना चाहिए, उसका ये फर्ज है। तो वो पत्र भी लिख रही थी, निजी रूप से भी रखमाबाई को सपोर्ट कर रही थी। आनंदीबाई जोशी के तो वो दीक्षांत समारोह में ही गई थी। आनंदीबाई जोशी को जब अमेरिका में डॉक्टरी की डिग्री अवार्ड होनी थी तो उनको बुलाया गया था, रमाबाई को बुलाया गया था, तब वो इंग्लैंड में थी और वो गई थी उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए। वहाँ लंबे समय तक उनके साथ रही थी, दोनों कज़न बहनें थीं और वहाँ घूमी फिरी, विचारों का आदान प्रदान किया। वो पहली मुलाकात उनकी अमेरिका में हुई थी। तो ये जब चीज़ें मैं देखती हूँ, अक्सर ये भी कहा जाता है कि पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई फुले की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। ये बात मुझे काफ़ी परेशान करती थी कि ऐसा कैसे संभव है। लेकिन मुझे डॉक्टर हरि नरके की किताब में ये संदर्भ मिले और पता चला कि उनकी भी मुलाकातें हुई थी। समाज सुधार के इलाके में जो स्त्रियां आई थी सामने, जैसे एमजी रानाडे की पत्नी रमाबाई रानाडे थी, वो आजीवन इनकी बहुत अच्छी मित्र रही और उन्होंने अपनी आत्मकथा में उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, रमाबाई के बारे में। और आर्य महिला समाज जो उन्होंने पुणे पहुंचते ही पंडिता रमाबाई ने एक विमेंस क्लब शुरू किया था, वहाँ भी बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया था। वहाँ रखमाबाई राउत आती थी, रमाबाई रानाडे तो आती ही थी और बहुत सारी महिलाएं थी जिनको अपने साथ उन्होंने जोड़ लिया था। ये भी एक परेशानी का सबब रहा होगा उस समय के समाज के लिए कि एक औरत इस तरह से एक संगठन के तौर पर स्त्रियों को साथ लेकर आ रही है। पंडिता रमाबाई जिस समय सक्रिय थी समाज सुधार आंदोलन में, उस दौर में राष्ट्रवादी आंदोलन मुखरता से काफी मुखर था। पंडिता रमाबाई महिलाओं के साथ राष्ट्रवाद के सवाल को किस तरह से परिभाषित कर रही थी, वो महिलाओं के सवाल को राष्ट्रवाद के सवाल से जोड़ते हुए किस तरह से समझ पा रही थी कि क्या राष्ट्रवाद महिलाओं के सवाल को सचमुच पीछे के लिए धकेल रहा है या महिलाओं के सवाल को नए तरीके से पुनर्प्रभाषित करने का प्रयास कर रहा है। पंडिता रमाबाई की मैं प्रशंसा ही करना चाहूँगी इस अर्थ में कि उन्होंने स्त्रियों के जीवन को, अपने आसपास की जो लड़कियां अपने समाज में वो देख रही थी, उनके जीवन को वो वेस्टेड लाइफ की तरह देखती थी और दुखी रहती थी, परेशान होती थी ये देखकर कि कैसे उनका जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, कैसे उनका जीवन बर्बाद किया जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी चिंता थी कि ये शिक्षित हों और न केवल अपने काम आए बल्कि समाज के काम आए, देश के काम आए। और ये मज़ेदार चीज़ है, हमको समझनी होगी कि ये शायद मर्दाना राष्ट्रवाद और रमाबाई की जिस तरह से राष्ट्रवाद की अवधारणा थी उसमें बहुत बड़ा फ़र्क था कि वो धर्म को इसके केंद्र में नहीं देखती थी। धर्म और नेशनलिज्म उनके लिए दो अलग चीज़ें थीं। हम किस धर्म का पालन करते हैं, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, ये उनका अलग सवाल था और राष्ट्र उनके लिए एक अलग सवाल था। और ये उनकी चिंता लगातार थी कि राष्ट्र के लिए और देश के लिए औरतें क्या कर पा रही हैं, औरतें क्यों भाग नहीं ले पा रही हैं। इसलिए क्योंकि एक तो वो खुद किसी लायक नहीं है, शिक्षित नहीं है, अवेयर नहीं है, रोजगार उनके पास नहीं है, आत्मनिर्भर वो नहीं है। धर्म, खासतौर से हिंदू धर्म का जिस तरह से उन्होंने आलोचना लगातार की, वो देख रही थी कि कैसे धार्मिक जो पाखंड हैं, हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, वो किस तरह से स्त्री के जीवन को नारकीय जीवन बनाए हुए हैं। इन तमाम चीज़ों की वो आलोचना करती थी और चाहती थी कि राष्ट्र की एक ऐसी संकल्पना निर्मित हो, एक ऐसा राष्ट्र निर्मित हो जहाँ सबके लिए बराबरी हो, सम्मान हो और अलग अलग खांचों में बटी हुई दुनिया नहीं हो।
तो ये उनकी राष्ट्र की अपनी एक संकल्पना थी, एक समाजवादी एक दुनिया हो, एक ऐसा देश हो जिसमें सबके पास बराबर के हक हों और कोई भी ऐसा गर्हित जीवन न जिए जैसा बाल विधवाओं को जीना पड़ रहा था। पंडिता रमाबाई का शुरुआती जीवन जो है वो शुरुआत होता है धार्मिक व्याख्यानों से। तो पंडिता रमाबाई जब समाज सुधार आंदोलन की तरफ आती हैं तो महिलाओं और धर्म के सवालों के जो अंतर संबंध हैं वो उसको किस तरीके से समझ रही थी, किस तरीके से देख रही थी? पंडिता रमाबाई ने अपने पिता को ऑर्थोडॉक्स सुधारक कहा है, एक ऐसा सुधारक जो कुछ मामलों में बहुत पिछड़ा हुआ था, जैसे जाति को लेके, ब्राह्मणवादी जो परंपराएं थी उनको लेके उनके पिता काफ़ी पिछड़ी सोच रखते थे। तो ये तो उन्हें बचपन से मिला था कि किस तरह से ब्राह्मण बाकी समाज में श्रेष्ठ हैं। लेकिन बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि उनको संस्कृत पढ़ाने के लिए, अपनी पत्नी को और अपनी बेटियों को भी बेटे के साथ साथ संस्कृत पढ़ाने के लिए उनके पिता ने समाज से एक बड़ी दुश्मनी मोल ली थी। एक तरह से बहिष्कृत कर दिया गया था उनको ब्राह्मण समाज से इस बात के लिए कि वो लड़कियों को, अपनी बेटियों को और अपनी पत्नियों को संस्कृत सिखाना चाहते थे। मजाक उड़ाया जाता था इस बात का कि अरे ये लड़कियों को, ये औरतों को पढ़ा रहा है, कल को ये मुर्गियों को पढ़ाएगा। मतलब जानवरों जैसी स्थिति है, जिनको जानवर ही माना जाता है औरतों को, उनको ये पढ़ाने निकला है। तो पहले मजाक उड़ता था, फिर आलोचनाएं होने लगी, फिर निंदाएं होने लगी। तो उन्होंने अपना घर ही जंगलों में बसा लिया और बेटियों को भी पढ़ाया। तो एक तो अच्छी चीज़ हुई इनके साथ कि संस्कृत की शिक्षा उनको मिल गई, जो कि देव भाषा कही जाती थी उस समय पर, और स्त्रियों का उसे पढ़ना बिल्कुल भी उसकी इजाज़त नहीं थी। तो संस्कृत की उनको शिक्षा मिली, ये फ़ायदा उनको पहुंचा अपने पिता के उस सुधारवादी नज़रिए की वजह से। लेकिन वो आलोचनात्मक विवेक विकसित कर पाई, ये सबसे अच्छी चीज़ हुई उनके साथ। 16 की उम्र में उन्होंने और उनके भाई ने माता पिता को खो दिया। अकाल में उनके माता पिता की मृत्यु हुई। अपनी आंखों से उन्होंने अपनी बहन को और अपने माता पिता को मरते देखा और भटकते रहे तीर्थों पे। जिस तरह से वो भटके, रमाबाई ने पाखंड को इतना करीब से देखा, और इस पूरे धार्मिक पाखंड में जो तीर्थ स्थानों पर पंडितों द्वारा किया जाता था, ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था, उस पाखंड के भीतर उन्होंने स्त्रियों की जो दुर्दशा देखी, कहीं ना कहीं उसने उनके अंदर एक आलोचनात्मक विवेक विकसित किया। क्योंकि शायद एक स्वचेतना उनके भीतर भी थी। जब तक आप अपने बारे में सचेत नहीं होते कि मैं एक स्त्री हूँ और मेरी एक अस्मिता है, मैं एक अस्तित्व रखती हूँ इस दुनिया में, मेरे होने का कुछ मतलब है, जब तक आप अपनी अस्मिता के बारे में सचेत नहीं है तो आप दूसरी स्त्रियों के बारे में भी, उनकी अस्मिता के बारे में भी आपको कोई परवाह नहीं होती कि उनके साथ क्या हो रहा है दुनिया में। ये बात उन्हें परेशान करती रही लगातार। और भले ही वो कुछ पुराणों का भाषण देती रही, पौराणिक भाषण ही वो दिया करती थी, धीरे धीरे उनके पौराणिक भाषणों की कथा वस्तु बदलने लगी। वो इतिहास से स्त्री पात्रों को लेके मिथकीय जो पुस्तकें थीं, पौराणिक किताबें थीं, उनके पात्र लेके, स्त्री पात्र लेके ये शिक्षा देने लगी अपने भाषणों में कि स्त्रियों को शिक्षित होना क्यों जरूरी है, स्त्रियों को जागृत होना क्यों जरूरी है, स्त्रियों के पास एक अपनी अस्मिता होना क्यों जरूरी है। तो स्त्री शिक्षा की तरफ वो उनके भाषण मुड़ने लगे। तो ये आलोचनात्मक विवेक वो विकसित कर पाई। बाद में उनको जब पढ़ने का मौका मिला, तमाम वेदांत तो उन्होंने पढ़े ही थे, जब वेद भी पढ़ने का उनको मौका मिला तो उनको समझ में आया कि हिंदू धर्म के पास स्त्रियों के लिए तो कोई आश्वासन नहीं है। और अब खुद से ही शुरुआत हुई। जब आप किताब पढ़ते हैं, जैसे मैं अभी भी कहती हूँ कि एक पाठक के तौर पे स्त्री को कभी देखा नहीं गया कि वो पाठक भी है। तो हम जो लिख रहे हैं, जिस दिन स्त्री उसको पढ़ेगी तो वो उसमें से क्या ग्रहण करेगी, वो कैसे देखेगी उस चीज को। तो बिल्कुल वही हुआ, जब पुराणों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, तो पंडिता रमाबाई के भीतर का जो स्त्री पाठक है उसे ये चिंता हुई कि इन किताबों में मेरे लिए क्या है, या समस्त स्त्री जाति के लिए है ही क्या आश्वासन है, क्या भविष्य है, क्या उम्मीद है। न मोक्ष है, न हमारे लिए कोई जीवन का कोई महान उद्देश्य है, कुछ भी तो नहीं है। जीवन का कोई ऐसा आश्वासन नहीं है जिसके प्रति मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आलोचनात्मक विवेक उनके अंदर जब विकसित हुआ, ये भी एक और मजेदार एंगल है कि ये सिर्फ स्त्रियों के प्रति नहीं, उन्होंने देखा कि ये स्त्रियों के और शूद्रों के प्रति, दोनों के प्रति वेदों में और पुराणों में एक साथ अपमानजनक बातें लिखी गई हैं, और एक तरह से ये दर्ज कर दिया गया है कि उन्हें समाज में निचले पायदान पर ही रहना चाहिए। इसका अगला स्टेप मनुस्मृति की आलोचना है। मतलब एक हिंदू स्त्री का जीवन जो उनकी किताब है, उसमें वो सिलसिला
सिलसिलेवार एक एक श्लोक लेके मनुस्मृति की आलोचना करती हैं और बताती हैं कि कैसे मनुस्मृति औरतों को एक मैरिटल प्रॉपर्टी की तरह देखता है, एक वैवाहिक संपत्ति की तरह देखता है, जानवर के तुल्य समझता है, और कैसे मनुस्मृति की बातें लोगों के रगों में प्रवाहित हो रही हैं। कैसे मनु जैसे पुरुषों ने समाज में जो पुरुष हैं उनके मन में स्त्रियों के प्रति घृणा पैदा करने की लगातार कोशिश की है। तो ये आलोचनात्मक विवेक उनके अंदर विकसित हुआ जो बेहद सकारात्मक चीज़ थी, और शायद इसी वजह से कि वो बहुत सीखने में बहुत चुस्त थी, बहुत जल्दी बातों को सीखती थी, समझती थी, और उनका सोचने का जो फलक था बहुत विस्तृत था, इसलिए भी वो शायद बाहर जाने को बहुत उत्सुक थी। इंग्लैंड जाकर पढ़ना चाहती थी, डॉक्टरी करना चाहती थी, ताकि अपने देश में आके अपने देश की जो साथी स्त्रियां हैं उनका इलाज कर सके, उनकी मदद कर सके। वो नहीं कर पाई, डॉक्टरी नहीं कर पाई वहाँ पे, लेकिन अमेरिका जाके उन्होंने टीचर ट्रेनिंग ज़रूर लेने की कोशिश की। सीखती थी और समझती थी, बहुत तेज़ अडाप्ट करती थी, और इसी वजह से पंडिता रमाबाई शायद एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। पंडिता रमाबाई जब महिलाओं के सवालों को लेकर मुखर थीं, तो पुरुष समाज सुधारकों के साथ उनके अंतर्द्वंद किस तरह से चल रहे थे? खासकर तिलक के साथ, तिलक ने पंडिता रमाबाई पे अपने समाचार पत्र में काफी तीखे पत्र लिखे हैं। तो पुरुष समाज सुधारकों के साथ पंडिता रमाबाई कितनी सहज थी, या पुरुष समाज सुधारक पंडिता रमाबाई को कितने सहज तरीके से ले पा रहे थे? जीवन के राग रंग, सुख सुविधाएं, मतलब पति होना और उसकी सपोर्ट होना भी एक बहुत बड़ा सुख है। पितृसत्तात्मक समाज में एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये सब के बिना अपने जीवन को बनाना और जीना, ये बर्दाश्त नहीं हुआ उस समय समाज सुधारकों से, क्योंकि एक पुरुषवादी सोच तो थी ही। संत स्त्री तो बर्दाश्त है, स्वतंत्र स्त्री बर्दाश्त नहीं है। तो अगर मीरा की तरह स्त्री हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और भगवान के भजन में लीन हो जाए, दुनिया से वास्ता ही न रखे, तब भी एक हद तक स्वीकार्य है। चलिए, संत कह दिया, धार्मिक थी कह दिया। लेकिन रमाबाई के साथ दिक्कत ये थी कि वो पितृसत्ता की रग रग से वाकिफ थी। एक बारीक से बारीक, छोटी से छोटी पंक्ति में भी वो उसको पकड़ लेती थी। एक बिल्कुल मामूली घटना में भी वो पितृसत्तात्मक जो टोन थी वो समझ लेती थी कि क्या इसके पीछे की मंशा है। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी पितृसत्तात्मक विचारों पर पुरुषों को मित्र बनाया, लेकिन पुरुषवादी जो लोग थे उनकी मंशाओं पर हमेशा शक किया। इसी वजह से शायद उनके लिए उस समय के समाज में फिट होना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि पेट्रियार्की को वो इतना करीब से जान रही थी, समझ रही थी और सुन ले रही थी कि वो बिल्कुल किसी पुरुष अनुमोदन का, मेल अप्रूवल का कभी इंतज़ार नहीं करती थी। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लिया करती थी, और बहुत सारी स्त्रियों को इसी काबिल बनाना चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर स्वतंत्र हों, अपने पैरों पे खड़े हों और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लें। तो एक बहुत बड़ी फौज स्वतंत्र औरतों की वो तैयार करने का सपना देख रही थी। एक पितृसत्तात्मक समाज में ये सपना कैसे बर्दाश्त हो सकता था? तो जितने भी आपने नाम लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर हों या विवेकानंद हों या उस समय के और भी जितने सुधारक थे, वो तमाम लोग स्त्री को, एक भारतीय स्त्री का जो वो सोचते थे कि चरित्र हो, उसमें वो पढ़ना लिखना तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई उनको स्वतंत्र सोच न दे, पढ़ाई लिखाई से वो एक स्वतंत्र महिला न बन जाएं, ये नहीं वो चाहते थे। तो ये एक बड़ा द्वंद्व था उनके मन के भीतर का। जो आपके भीतर की जो पितृसत्तात्मक आकांक्षाएं होती हैं, वो तो स्त्री को एक घरेलू रूप में ही देखना चाहती हैं, माँ के रोल में या एक अच्छी पत्नी के रूप में, कि वो घर बार चलाए और बच्चों को गोलू मोलू बनाए रख सके, मुझे सब सुविधाएं उपलब्ध कराती रहे, और बाकी देश की जो तमाम स्त्रियां हैं उनको भी पढ़ने लिखने की बात करे, लेकिन सिर्फ उतनी पढ़ाई लिखाई जिससे केवल वो जो उसका, यानी संरचनाएं न बदलें, कुल मिलाकर ये कि जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं बदलें। और रमाबाई के
के साथ दिक्कत ये थी, दिक्कत ही कहेंगे उसको, बाकी सुधारवादी जो पुरुष थे उनके लिए, कि वो संरचनाओं से टकरा रही थी। वो चाहती थी स्ट्रक्चर्स बदलें, वो चाहती थी कि ये समाज की जो ये संरचना है ये ऐसी न रहे जिसमें स्त्रियों का शोषण करना आसान है, जिसमें उन्हें अपने अपने पायदान की तरह समझना आसान है, जिसमें उनको बाल विधवा या सती किया जाता हो, या उनके कंसेंट की कोई कीमत ना हो। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था, तो वो संरचनाओं से टकरा रही थी और स्ट्रक्चर्स नहीं बदलने चाहिए। आप देखेंगे लंबे समय से हमारे इतिहास में ये रहा है कि बदलाव तो होते हैं, सुधार तो होते हैं, लेकिन कोई स्ट्रक्चर बदलने की बात नहीं करता। चाहे वो जितने भी धार्मिक आंदोलन आपने देखे कि हुए, दक्षिण से भी जो धार्मिक आंदोलन आया, उनमें भी कभी संरचनाओं से टकराने की बात नहीं होती। उनमें थोड़े बहुत सुधार की बात होती है, कुछ अच्छी सद्भावनापूर्ण कुछ बातें होती हैं, लेकिन पूरी की पूरी संरचना बदले। ये पूरी संरचना का मतलब जाति संरचना भी है, पूरी संरचना का मतलब जेंडर हायरार्की भी है, जिसको बदलने की बात रमाबाई कर रही थी। रमाबाई के प्रयास स्त्री शिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे हैं, खासकर उनके बेटी मनोरमा के साथ उनके संबंध। तो पंडिता रमाबाई अपनी पुत्री मनोरमा में भविष्य की महिला देख रही थी, या पंडिता रमाबाई और उनकी बेटी के बीच में अंदर संबंध जो थे वो किस तरह से थे? रमाबाई का अपनी बेटी के साथ जो संबंध है, आप देखेंगे कि उसमें वो केवल अपनी बेटी के साथ वो संबंध नहीं है। जितनी भी उनके स्कूल में, शारदा सदन में जितनी भी लड़कियां थीं, वो उनको अपनी बेटियों की तरह ही दिख रही थीं। और अपनी बेटी को भी जब वो विदेश पढ़ने भेजती हैं तो वो अकेले नहीं भेजती हैं, और 6 लड़कियां हैं जो मिलकर जाती हैं विदेश, जिनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है। वो चाह रही थी कि मेरी बेटी स्वतंत्र महिला की तरह विकसित हो। जब वो बच्ची थी और इंग्लैंड में थी, उनकी बिटिया ये अमेरिका में पढ़ रही थी, भाषण दे रही थी, बिटिया इंग्लैंड में थी और सिस्टर्स के साथ थी, वहाँ पर नन्स के साथ थी, तब भी ये लगातार परेशान रहती थी कि मेरी बेटी को ऐसी कोई शिक्षा ना दी जाए जिसमें अंधविश्वासों की बात हो, जिसमें धार्मिक पाखंडों की बात हो, या जिसमें चमत्कारों की बात हो। वो चाहती थी मेरी बेटी रैशनल हो, अपने दिमाग से सोचे और किसी चमत्कारिक चीज पर विश्वास न करे। आप ये भी देखेंगे कि खुद उनका कैसे धार्मिक सत्ताओं से लगातार संघर्ष रहा। हिंदू धर्म की सत्ता से तो उनका था ही संघर्ष, जो शुरू हो चुका था भारत में रहते रहते ही। जब वो ईसाई होती हैं तो वहाँ भी लगातार वो कन्विंस नहीं होती बड़े आराम से किसी भी धार्मिक किसी भी ईसाई धार्मिक किसी भी मत पर, विश्वास पर एकदम से राजी नहीं होती हैं, बल्कि सवाल करती हैं लगातार। तो वो चर्च की सत्ता से भी उनकी एक टकराहट आपको बार बार दिखाई देगी। वो सवाल करती हैं कि अगर मुझे ईश्वर तक जाना ही है तो मुझे उसमें बीच में तुम्हारी क्या ज़रूरत है, मुझे माध्यम नहीं चाहिए। वही वो चाहती थी कि बेटी भी अगर ईश्वर तक जाने का कोई रास्ता अगर हो सकता है तो उसे ये मालूम हो कि ईश्वर के और मनुष्य के बीच में कोई और नहीं आ सकता है। तो कोई, चाहे वो धार्मिक किताब हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, तो ईश्वर से उनका सीधा नाता था। बेटी को भी वो चाहती थी कि ऐसी ही रैशनल हो और सोचने विचारने वाली हो और स्वतंत्र व्यक्तित्व के तौर पर विकसित हो, और काफ़ी हद तक वो सफल हुई भी उसमें। लेकिन हाँ, एक बहुत महत्वाकांक्षी जो अभिभावक होता है, एक बहुत महत्वाकांक्षी जो माँ होती है, वो कई बार अपनी बिटिया के लिए सख्त भी हो जाती थी, काफ़ी सख्त हो जाती थी। और एक प्रकरण का मैंने जिक्र भी किया है, जब वो बीच में बहकती भी हैं, उनको लगता है कि फेथ हीलर्स, मेरी बेटी की आंखों का इलाज उसी से हो जाएगा, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छा है कि बहुत जल्दी वो उस भटकन से निकल आती हैं और डॉक्टर को दिखाती हैं और बेटी की आंखों का इलाज होता है। तो इस तरह की तमाम भटकनें बहुत सारे लोगों के जीवन में आती हैं, उनके भी आई, लेकिन वो बहुत जल्दी, मैंने जैसे कहा, वो सीखती थी, अडेप्ट करती थी, और आलोचनात्मक विवेक जो उनके भीतर था वो उनको इन विचलनों से तुरंत निकाल लेता था। तो ये दुखद है कि बिटिया की उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। 1921 में बेटी की मृत्यु हुई, 1922 में खुद रमाबाई की मृत्यु हो गई। और जब बेटी की मृत्यु हुई तो वो अस्पताल उसे देखने भी नहीं गई। जब उन्हें कहा गया कि आप उसे देखने नहीं जाएंगी तो बोली, इतनी सारी हजारों बेटियों को छोड़कर मैं एक बेटी को देखने क्यों जाऊं। तो अपनी बेटी को लेके कोई बहुत प्रोटेक्टिव हूँ या मेरी बेटी है तो इसलिए कोई ख़ास उसको तवज्जो मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। अपनी जो स्कूल में सारी लड़कियां थीं उन्हीं की तरह वो अपनी बेटी को पालती थी। रमाबाई का अपना
स्त्री विमर्श क्या था? अक्सर ये कहा जाता है ना, बहुत सारे लोग आज भी ये बात करते हैं कि फेमिनिज्म तो विदेशी है, क्या इसका कोई भारतीय संस्करण नहीं है। और मैं तब यही कहती हूँ कि इस तरह की स्त्रियां थीं जो लगातार बात कर रही थीं, स्त्रियों की समस्याओं को उठा रही थीं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सामने ला रही थीं, और उन पर ध्यान नहीं दिया गया। आज पूछा जाता है कि भारतीय संस्करण नहीं है क्या कोई? दलित स्त्रीवाद जिस तरह से सामने आया है, क्या वो भारतीय संस्करण नहीं है? तो भारत में जो स्त्रियों की समस्याएं थीं, बाल विधवाओं की जो स्थितियां थीं, उनकी अशिक्षा को लेकर, सती प्रथा को लेकर रमाबाई जो लगातार बातें कर रही थीं, क्या वो भारतीय संस्करण नहीं था स्त्रीवाद का? हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो इंटरनेशनल फेमिनिस्ट थी उनमें पंडिता रमाबाई का नाम आता है। पंडिता रमाबाई ने जिस स्त्रीवाद की संकल्पना उनकी है, उस स्त्री विमर्श में, उस स्त्रीवाद में इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म है, समावेशी स्त्रीवाद है। आप पाएंगे कि उन्होंने जो स्कूल खोला केड़गांव में, जो उन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की, उस पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन में दृष्टिबाधित महिलाओं को काम सिखाया गया, रोजगार दिया गया, उनको शिक्षित करने का प्रयास किया। ब्रेल लिपि में वहाँ पर किताबें उपलब्ध कराई गई। ये सोचिए कि अपने समय में कितना क्रांतिकारी काम था कि वो केवल दुर्दशा में पड़ी हुई लड़कियों को निकाल कर नहीं ला रही थी जो अपने परिवारों के द्वारा त्याग दी गई थी, या जो ब्राह्मण घरों की लड़कियां थी केवल उनको वो लेकर नहीं आ रही थी पढ़ाने के लिए, वो दृष्टिबाधित लड़कियां हों, या वो वेश्या वृत्ति में लगी हुई लड़कियां हों, या फिर अनाथ बच्चे ही क्यों ना हो। सदानंद स्कूल की जो उन्होंने स्थापना की, वो अनाथ बच्चों के लिए, लड़कों के लिए उन्होंने उसकी स्थापना की थी। तो उनका फेमिनिज्म इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म था, जहाँ हर स्त्री के लिए जगह हो। हैरियट टबमैन से वो मिली थी अमेरिका में, और हैरियट टबमैन के बारे में उन्होंने वहां से अपनी बेटी को खत लिखा था कि देखो काले लोगों ने कैसे संघर्ष किया अपने जीवन में, तुम्हें भी इनसे सीखना है, और तुमको भी अपने जो स्त्रियां हैं, अपने देश की औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए लगातार उनके हक के लिए आवाज़ तुमको भी उठानी है। तो वो सीख रही थी, दुनिया भर के स्त्री आंदोलनों से भी सीख रही थी। जब अमेरिका में थी तो उन्होंने अपना एक भाषण एक ऐसी सभा में दिया था जिस सभा में सूजन बी एंथनी थी, मताधिकार आंदोलन करता थी सूजन बी एंथनी, और बहुत सारी इंटरनेशनल फेमिनिस्ट उस भाषण में मौजूद थी जिनसे वो मिली थी। तो उनका व्यक्तित्व अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व था, और भारत की स्त्री का वहाँ उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, भारत की स्त्री की समस्याओं का उन्होंने वहाँ प्रतिनिधित्व किया था, जिसके बारे में जानने के बाद विवेकानंद ने उनकी काफ़ी आलोचना भी की थी, और आलोचना झेली भी थी अमेरिका से, रमाबाई एसोसिएशन से उन्होंने झेली भी थी। तो उनका फेमिनिज्म एक विस्तृत नज़रिया था जिसको सीखने में हमारे यहाँ स्त्रीवाद जब बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाना, लिखा जाना शुरू होता है, तब भी हमें ये समझ नहीं थी कि स्त्रीवादी नज़रिए में बहुत सारे अलग अलग सच हैं, जिनको सामाजिक सच हैं, जिनको शामिल किया जाना ज़रूरी है, जिसमें कास्ट का एंगल आना ज़रूरी है, जिसमें डिसेबिलिटी का एंगल आना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें हमको नहीं मालूम थी। ये हमने 1990 के बाद भारतीय स्त्रीवाद ने सीखी है। ये बात रमाबाई उस समय जानती थी कि जब हम स्त्री की बात करते हैं, जब हम दुर्दशा में पड़ी स्त्रियों की बात करते हैं, जब हम उनके उद्धार की बात करते हैं, तो उसमें हर स्त्री आती है, वो काली स्त्री हो, वो दलित स्त्री हो, या वो दृष्टिबाधित स्त्री हो, या वो किसी भी तरह से समाज के हाशिए पर धकेल दी गई हो, वो तमाम स्त्रियां उनके स्त्रीवादी विमर्श में शामिल थीं। तो ये उनका एक यूटोपिया जैसा कह सकते हैं, जिसको उन्होंने सच करने की कोशिश की थी मुक्ति मिशन में, जहाँ तमाम ऑफिशियल काम जो थे, हिसाब किताब के काम जो थे, सब औरतें किया करती थीं। घी बनाने से लेकर और कपड़ा बुनने से लेकर और प्रिंटिंग प्रेस चलाने तक भी वहाँ पर सब काम औरतें, महिलाएं किया करती थी। तो सुल्ताना का सपना वाली जो कहानी है, सुल्ताना's ड्रीम, जिसमें वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती हैं जहाँ सारे काम महिलाएं करती हैं और महिलाएं ही सारे डिसीजंस लेती हैं, वैसी ही लगभग दुनिया वो बना चुकी थी मुक्ति मिशन के जरिए। तो ये उनका स्त्रीवाद था, ये उनका स्त्रीवादी मिशन था कि औरतें अपने ही जीवन को केवल उपयोगी नहीं बनाए, बल्कि समाज के लिए, एक दूसरे के लिए उपयोगी बनाए, जिसको हम आज बहनापा बोलते हैं ना, सिस्टरहुड की बात करते हैं। वो सिस्टरहुड उनके फेमिनिज्म का एक बहुत ज़रूरी अंग था, जहाँ एक औरत दूसरी औरत की मदद करती है और मिलकर सामूहिक रूप से हम एक दूसरे के उत्थान में भागीदार बनते हैं। तो ये रमाबाई का फेमिनिज्म था, ये उनका स्त्रीवाद था।